गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत। और इसमें दोस्तों आज हम जैव विविधता जो संरक्षण है, जो चैप्टर हमारा चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने जैव विविधता अधिनियम 2002 को देखा था, सीबीडी को देखा था। आज दोस्तों उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और हमारा दोस्तों ये पर्यावरण की क्लासेज चल रही हैं और आज 5 जून है, आप सबको पता है, पर्यावरण दिवस भी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्लास को हम। देखिए कल हमने दोस्तों जैव विविधता संरक्षण की जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने जैव विविधता अधिनियम 2002 को देखा था। आज हम दोस्तों जैव जो ये है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही एक्ट ना जैव विविधता संरक्षण, गुड मॉर्निंग, जैव विविधता जो संरक्षण है उसमें बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 और दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और इनसे सवाल भी यूपीएससी पूछता ही है। तो दोस्तों अगर हम इस अधिनियम की बात करते हैं तो ये अधिनियम ना दोस्तों जो हमारे वन्य जीव हैं, जो जंगली जानवर हैं, और दोस्तों जो पौधे हैं, पौधों की विभिन्न प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके आवास का प्रबंधन जो हैबिटेट मैनेजमेंट है उसके लिए, साथ ही इन जो जंगली वन्य जीव हैं, जंगली जंतु हैं, पौधे जो पादप है, इनसे जो हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं दोस्तों, अब इनका उत्पादों का व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो इसके रेगुलेशन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए ये एक कानूनी ढांचा हमारे लिए प्रदान करता है ये जो अधिनियम है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है दोस्तों, इसमें ना संरक्षण के लिए अलग अलग स्तर बनाए गए हैं और उस संरक्षण को अनुसूचियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है सरकार के द्वारा। अलग अलग स्तरों पर अन्य मतलब विभिन्न जीवों को अलग अलग स्तर पर संरक्षण प्रदान किया गया है। तो बात करते हैं अगर इसके हम दोस्तों प्रावधानों की, तो इसमें ना पहले हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। इसमें कुछ अनुसूचियां बनाई गई दोस्तों, ये मूल अधिनियम है 1972 वाला। इसमें जो जो अमेंडमेंट किए सरकार ने आगे, जो जो मेजर अमेंडमेंट से प्रमुख जो संशोधन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो दोस्तों इसमें जो अनुसूचियां है ना, 6 अनुसूचियां हैं कुल। मूल जो अधिनियम है इसमें 6 अनुसूचियां थी। जो पहली अनुसूची थी उसमें दोस्तों, अब इन अनुसूचियों में क्या है कि हमने जो प्रजातियां हैं ना उनके नामों का उल्लेख कर दिया, उनके नामों को लिख दिया, उनको मेंशन कर दिया उसमें, और उसमें बता दिया है कि इस प्रजाति को इतना संरक्षण प्राप्त है, इस प्रजाति को इस अनुसूची में रखा जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं अनुसूची 1 की, तो दोस्तों इसमें जो जंतु है ना उनको सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है इनको। अब हाईएस्ट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हाईएस्ट प्रोटेक्शन का मतलब है दोस्तों इस अनुसूची में जो भी प्रजाति का नाम है उसका पूरे भारत में शिकार पर प्रतिबंध है, यानी कि इनका शिकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा करते भी हैं दोस्तों, इस कानून का अगर उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को सबसे कठोर दंड का प्रावधान अनुसूची 1 में किया गया है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके अनुसूची 2 की, तो दोस्तों अब इसके अंतर्गत जिन प्रजातियों और जंतुओं को रखा गया है ना, इनको अनुसूची 1 में जो रखा गया है जो प्रजाति है उनसे उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा कम संरक्षण प्रदान किया गया है। कम संरक्षण का मतलब दोस्तों कि जो दंड के प्रावधान है वो थोड़े से सरल कर दिए गए। वहीं अगर बात करते हैं अनुसूची 3 और 4 की, तो इसमें भी दोस्तों जो अनुसूची 1 में जो संरक्षण प्राप्त था उससे कम 2nd को था, और 2nd से कम 3rd और 4th को है। और जो लुप्त प्राय संकटग्रस्त जो प्रजाति जो संकटग्रस्त नहीं है ना उनको इसमें शामिल किया गया, और जो संकटग्रस्त हैं उनको अनुसूची 2 में प्रदान किया गया है, नाम उनका लिखा गया है, ये याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं इसके बाद दोस्तों अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 में ना हमने ऐसे जंतुओं को रखा है जैसे जिनको हम वर्मिन बोलते हैं, वर्मिन या परोपजीवी। अब वर्मिन क्या होते हैं दोस्तों? वर्मिन क्या करते हैं? छोटे जंगली जीव या फिर ऐसे पौधे होते हैं जो रोग संचरण करते हैं या फिर अन्य पौधे या जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये नुकसान पहुंचाते हैं तो इनका शिकार किया जा सकता है। तो यानी कि जिनका शिकार किया जा सकता है उनको कहां रखा गया था? अनुसूची 5 में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उनको अनुसूची 5 में रखा गया था। और अनुसूची 6 में किसको रखा गया है? अनुसूची 6 में दोस्तों हमने पौधों का, पादपों का उल्लेख किया था। कुछ निर्दिष्ट पौधे हैं, उनकी कृषि का रेगुलेशन की, उनकी कृषि हर कोई नहीं कर सकता, उनका स्वामित्व, उनकी बिक्री। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों भांग का पौधा होता है तो उसका कैसे उसकी खेती की जाएगी, कैसे उसका स्वामित्व मतलब किसको मिलेगा, कैसे उसकी बिक्री की जाएगी, इस सब के रेगुलेशन ये अनुसूची 6 में लिखे गए थे दोस्तों। अब अनुसूची देखने के बाद देखिए दोस्तों इसमें ना इस एक्ट के माध्यम से, जैसे कल हमने देखा था ना जैव विविधता अधिनियम के माध्यम से कुछ बॉडीज, कुछ निकाय का गठन किया गया था, तो इसमें भी दोस्तों कुछ
संगठन या कुछ निकायों को गठित किया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाय, याद रखिएगा सारे निकाय, और इनके क्या क्या फंक्शन है थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो है इस एक्ट से जो गठित किया गया वो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBBW, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसका गठन इस एक्ट के माध्यम से किया गया। अब इस एक्ट के माध्यम से किया गया, कल भी हमने डिस्कस किया, तो ये एक वैधानिक निकाय है दोस्तों, स्टैट्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड क्या है? एक वैधानिक निकाय। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये जो सभी वन्यजीव संबंधी कोई भी मुद्दा है उसकी समीक्षा करता है, और जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य जो है हमारे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, इनके आसपास कोई भी मान लो कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई परियोजना आती है, तो उसको मंजूरी देना, उसको स्वीकृति प्रदान करना, उसके लिए शीर्ष संगठन है, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से ही उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों इसमें गठित किया गया था, इस नेशनल लेवल पर ये होगा, स्टेट लेवल पर गठित किया गया था स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, SBBW। इसमें आप याद रखिएगा कि जो राज्य जो हमारे यूटीज है ना, उनके जो मुख्यमंत्री है वो इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, स्टेट बोर्ड वाले का। गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अगली जो निकाय है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या फिर केंद्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण। सेंट्रल जू अथॉरिटी का भी इसी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। अब इसका क्या काम है दोस्तों, ये चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है। हमारे देश में जो भी जू चल रहे हैं, चिड़ियाघर है, उनको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी। और इसमें ना दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य सचिव सहित कुल 10 सदस्य होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, इसमें 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। और दोस्तों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे चिड़ियाघर हैं उनके मध्य जीव जंतु पशु पक्षियों का स्थानांतरण के लिए जो भी मानदंड है, जो भी नियम है, वो ये डिसाइड करता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये अथॉरिटी भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, ये NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है दोस्तों। इसका भी गठन भी इस एक्ट के माध्यम से किया गया था, बट इतना याद रखना इसका गठन 2005 में किया गया था संशोधन के माध्यम से, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, और कैसे किया गया था दोस्तों, टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के बाद इसका गठन किया गया था। ठीक है, ये इसमें याद रखना। और NTCA का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय जो हमारे पर्यावरण मंत्री है ना, जो भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है वो NTCA के अध्यक्ष होते हैं, और राज्य का पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। और दोस्तों अब ये क्या करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मान लीजिए देश में कोई भी टाइगर रिजर्व बनाना हो, टाइगर रिजर्व घोषित करना हो, बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों इसकी अनुशंसा पर ही केंद्र सरकार उसका गठन करती है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, टाइगर रिजर्व अगर गठित करना हो तो ये इसमें दोस्तों एक और है, देखो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बॉडी है जो इस एक्ट के तहत गठित की गई थी। अब इसका क्या काम है दोस्तों, जो भी संगठित वन्यजीव अपराध मान लो कोई चल रहा है, संगठित वन्यजीव अपराध मतलब जो भी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि प्री प्लान्ड करके कोई वन्यजीवों का कोई तस्करी या ऐसा कुछ किया जाता है, तो उससे निपटने के लिए किसका गठन किया गया था? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये 3-4 जो हमने डिस्कस किए हैं जो निकाय है, इनको आप याद रखिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अब इसमें ना एक और याद रखना आप, इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व, और दोस्तों टाइगर रिजर्व। इनका गठन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इनको हम कुछ आज की क्लास में और कुछ अगली कल की क्लास में इनको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस अधिनियम में ये तो हमने मूल अधिनियम देख लिया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब मूल अधिनियम पे भी यूपीएससी सवाल पूछ लेता है कि मूल अधिनियम में क्या उल्लेख था। उसके साथ साथ जो संशोधन हुए दोस्तों, इस अधिनियम में क्या क्या अब तक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, संशोधनों से भी यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछता है। और लेटेस्ट जो संशोधन हो तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें दोस्तों जो एक संशोधन महत्वपूर्ण है वो है 2002 का वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में दोस्तों जब इसमें संशोधन किया था ना, तो इन दो को जोड़ा था, एक तो सामुदायिक रिजर्व को, एक संरक्षण रिजर्व को। इनको देखिए, अभी देखे ना, ये संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, इनको अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। इससे पहले इसमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य थे, और टाइगर रिजर्व अब जोड़े जाएंगे इसके बाद। फिर दोस्तों दूसरा जो संशोधन हुआ 2006 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2006 के माध्यम से NTCA का गठन किया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
ये आप याद रखिएगा, दो जो महत्वपूर्ण संशोधन है ये पुराने हैं। अब दोस्तों इसमें जो लेटेस्ट जो संशोधन है, ये क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है? जाकिया रूही 11 से 11:30 होती है क्लास, ये डेली मंडे टू सैटरडे। अब दोस्तों इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो है लेटेस्ट वाला हमारा, जो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि 2024 में अभी हमारा प्रीलिम्स है और ये 2 साल पहला है दोस्तों, तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज तो यूपीएससी पूछता है, 2-3-4 साल पहले करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है। तो जो इसका अमेंडमेंट है 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना, हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो संशोधन किया गया है अभी 2022 में, जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, जो साइट्स है ना दोस्तों, साइट्स को हम डिटेल में देखेंगे। वैसे साइट्स क्या है, देखो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। यानी क्या है ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। और किस चीज का समझौता है दोस्तों? जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसको रेगुलेट करने का एक कन्वेंशन है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो उसमें इस साइट्स में क्या है, कुछ परसिस्ट है दोस्तों, जैसे अभी WPA एक्ट में हमने देखा ना, कुछ अनुसूची है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी परसिस्ट है। उस परसिस्ट में भी ऐसे जंतुओं का नाम उल्लेख है, परसिस्ट 1, 2, 3 ऐसे। तो दोस्तों इसको जो इसको कार्यान्वित करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कि भारत भी इसको, क्योंकि साइट्स का वो है भारत, तो भारत भी इसके कार्यान्वयन के लिए नया अध्याय जोड़ा। किस अमेंडमेंट से? इस 2022 वाले अमेंडमेंट से अध्याय 5B जोड़ा गया। और इसमें क्या किया, याद रखिएगा, 2 इसमें अथॉरिटी बनाई गई। पहली अथॉरिटी बनाई गई दोस्तों मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रबंधन प्राधिकरण, और दूसरा इसमें बनाएगा वैज्ञानिक प्राधिकरण, साइंटिफिक अथॉरिटी। अब जो प्रबंधन प्राधिकरण है ना, ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो हमारी साइट्स में जो अनुसूची है, जो परसिस्ट है, उसमें जो प्रजातियों का नाम उल्लेख किया गया है दोस्तों, उनका जो व्यापार हो रहा है, अब उसके लिए परमिट चाहिए, उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो जारी करने का काम ये करेगा मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रबंधन प्राधिकरण, याद रखिएगा। और साइंटिफिक अथॉरिटी क्या करेगा, ये दोस्तों इस प्रबंधन प्राधिकरण को परामर्श देगा। ये दोनों बॉडीज जो है ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगला इसमें देखिए, जो अगला चेंज है, अमेंडमेंट जो है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची जो है ना दोस्तों, अभी हमने डिस्कस करी कि जो मूल अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें कितनी अनुसूची देखी थी? 6। अभी अमेंडमेंट के माध्यम से इन अनुसूचियों को 4 कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, याद रखिएगा। पहले अनुसूची 1 से 6 तक थी, 1 से 6, अभी इनको 4 अनुसूची बना दिया गया है। अब 4 में क्या क्या किया है? पहली जो अनुसूची है, 1, 2, 3, 4 जो अनुसूची थी ना, जो संरक्षण के जिनको स्तर प्रदान किए गए थे, उनको मिला के 2 बना दिया है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2। अब अनुसूची 1 में जो हाईएस्ट संरक्षण वाली प्रजातियां उनको रखा गया है, और उनसे की तुलना में थोड़ा जिनका कम संरक्षण है उनको अनुसूची 2 में रखा गया है। और अनुसूची जो 6 में पादप थे, है ना, उनको 3 में डाल दिया है। अनुसूची 3 में संरक्षित पादप प्रजातियों को रख दिया गया है। और अनुसूचित 5 थी ना, वर्मिन, जिसमें वर्मिन को रखा गया था, वर्मिन वाली जो अनुसूची 5 थी उसको दोस्तों डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और अनुसूची 4 में क्या जोड़ा गया है फिर? अनुसूची 4 में जो साइट्स है, अभी हमने देखा, ये इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको जो कन्वेंशन है, इसमें जो परसिस्ट है उसमें जो जंतुओं का नाम उल्लेख किया गया, उनके लिए एक नई अनुसूची हमारे यहाँ जोड़ दी गई है, अनुसूची 4। ये क्यों किया गया है? साइट्स के प्रावधानों को कार्यान्वयन करने के लिए किया गया है। याद रखिएगा, अनुसूची 4 है, वर्मिन को डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों वर्मिन को डिलीट कर दिया, जैसे अब वर्मिन डिलीट हो गया अनुसूची से, तो अब कैसे पता लगेगा कि ये जो प्रजाति है ये वर्मिन है, इसका शिकार किया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों क्या प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके माध्यम से वो समय समय पर बताएगी ये जो वन्य जीव है ना ये वर्मिन है, और अनुसूची को हटा दिया गया है। और ये अधिकार अब किसको दे दिया है? केंद्र सरकार को। ये बहुत ही मेजर अमेंडमेंट है, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, अभ्यारण्यों का जो नियंत्रण था ना, उसमें थोड़ी सी ढील दी गई है। कैसे दी गई है? कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, जो तैयार प्रबंधन योजनाओं के अनुसार, मुख्य जीव वार्डन जो है ना, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये अभ्यारण्यों का प्रबंधन और संरक्षण करेंगे। अब ये आप याद रखिए,
ठीक है। अगला, इसमें दंड में कुछ वृद्धि की गई है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीवित हाथी के लिए इसमें छूट दी गई है। अब आपने देखा होगा ना, कुछ लोग धार्मिक पर्पज से या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए जीवित हाथियों को रखते हैं, उनको पालते हैं। कई जगह हम घूमने जाते हैं, वहां भी देखते हैं कि हाथी की सवारी वगैरह कराते हैं कई उद्देश्य से। तो पहले क्या था कि इनको इधर से उधर स्थानांतरण जो इनका लेके जाते थे, उस पर थोड़े प्रतिबंध थे। अब इनका जो स्थानांतरण है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह पर इनको ले जाना हो तो अब उसकी अनुमति दे दी गई है इस एक्ट के तहत। ठीक है। और एक दोस्तों, इसमें जो कैप्टिव जीव है ना, उनको सौंपने के लिए भी नई धारा जोड़ी गई है। अब कैप्टिव जीव क्या होते हैं, मतलब दोस्तों जिनको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है वो कैप्टिव जीव होते हैं। अब इनका जो स्वामित्व वाले लोग हैं, अगर वो इसको स्वेच्छा से, जो हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है, उनको सौंप सकते हैं इनको अपनी मर्जी से। पर सौंपने पर इसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो प्रजातियां होती है ना, कैप्टिव जीव जो है, इनको राज्य की संपत्ति माना जाता है। ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। तो ये दोस्तों हमने इसमें अमेंडमेंट देखा। अगला, इसमें और क्या किया गया है, कुछ प्रतिबंधों में और भी ढील दी गई है। जैसे कि वन जीवों के पर्यावास पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले माले, और कोई फिल्म की शूटिंग करनी हो, तो उसके लिए भी अब अभयारण्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि उतना जो रेगुलेशन पहले टाइट था वो अब नहीं रहा है। और दोस्तों अन्य प्रावधानों में अगर बात करें तो मुख्य वन्यजीव वार्डन या अधिकृत प्राधिकारियों को सूचित किया है बिना अभयारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले किसी भी हथियार के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे कुछ अन्य प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने देखा वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। अब हम बात कर रहे थे जैव विविधता संरक्षण की। तो हमने इसमें दो जो मेजर एक्ट है जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, जैव विविधता अधिनियम 2002 उसके अमेंडमेंट देखे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देखा, उसके मेजर अमेंडमेंट देखे, 2002 वाला, 6 वाला, 2022 वाला। अब दोस्तों जो संरक्षण के उपाय हैं, अब इन संरक्षण के उपायों को ना दो में बांटा जाता है, दो भागों में। क्या क्या? एक तो होता है इन सीटू संरक्षण कंजर्वेशन, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू और एक्स सीटू क्या है, देखिए, मान लो कोई प्रजाति है, जीव जंतु जो भी है, पादप या वनस्पति, अगर इन प्रजातियों का हम जो नेचुरल हैबिटाट है, जो प्राकृतिक आवास है इनका, वहीं जाके अगर हम इनका संरक्षण करते हैं तो वो तो हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर मान लीजिए हम इन प्रजातियों को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, किसी अन्यत्र जगह पर ले जाते हैं और वहां ले जाकर हम इनका अगर संरक्षण देते हैं, तो वो हो जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू, ये आप याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है एक्स सीटू और इन सीटू के? देखो, अब जो इन सीटू कंजर्वेशन है ना, यानी कि हम उनके प्राकृतिक आवास में जाकर उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसमें आ जाता है नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान जो हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंतर्गत आ जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंतर्गत आ जाता है, कम्युनिटी एंड जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। अब ये इन सीटू है, यानी कि हम जाके उनके नेचुरल हैबिटेट में जाके उनको हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, नेशनल ये पार्क वगैरह बना के। दूसरा, अगर एक्स सीटू क्या है, एक्स सीटू में मतलब उस प्रजाति को हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं और वहां उनका संरक्षण दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप समझो, जैसे कि चिड़ियाघर में हम क्या करते हैं, जो जंतु है आपने देखा हो, शेर जो भी है, उसको हम उसके नेचुरल हैबिटाट से लेके चिड़ियाघर में रखते हैं और उसको संरक्षण देते हैं। बोटेनिकल गार्डन है, बीज बैंक है, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये है दोस्तों एक्स सीटू का एग्जाम्पल, ये आप याद रखिएगा। अगला देखो, अब इसमें एक सवाल है, देखिए कि जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय संरक्षण विधि, जो इन सीटू कंजर्वेशन जो विधि अभी हमने देखी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या पूछा है कि इसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। बताना आप इसको कमेंट करके क्या आंसर होगा। स्वस्थानीय में कि हम प्राकृतिक आवास में जाकर उनका संरक्षण प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अभी हमने पढ़ा। इस विधि द्वारा एक विशेष क्षेत्र में एक ही प्रजाति का संरक्षण किया जाता है बस, ठीक है। दूसरा, स्वस्थानीय संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि की अपेक्षा सस्ता व आसान होता है। हाँ, ये सस्ता आसान होता है दोस्तों, क्योंकि हम वहीं जाके उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम उनको ट्रांसफर करेंगे, दूसरी जगह लेके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और आरक्षित जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, एक ही प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, ये इसमें गलत है। एक प्रजाति का थोड़ा ना किया जाता है, नेशनल पार्क में एक ही प्रजाति थोड़ी रहती है, एक और ये 3 और 4 सही है। यानी कि कितने कथन सही है दोस्तों? 3 कथन सही है, आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, अब हम एक एक करके थोड़ा इनको देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्या होते हैं? अब दोस्तों अगर बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से
इनका गठन किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। बट कौन करता है दोस्तों, इसका राष्ट्रीय उद्यान अगर घोषित करना हो किसी क्षेत्र को कि ये नेशनल पार्क है, तो उसकी शक्ति किसको प्रदान की गई है, याद रखिएगा, राज्य सरकारों को। राज्यों को ये अधिकार देता है ये। और किस क्षेत्र को हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व के और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र हो दोस्तों, तो उसको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। और कौन डिक्लेयर करेगा, राज्य सरकार। और इसमें याद रखिएगा, जो नेशनल पार्क घोषित किए गए क्षेत्र में जंतु का शिकार प्रतिबंधित है, वहां पर जंतु का चारण यानी कि भैंस भैंसे चराने पर प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। किसी भी वन जीव जंतु का आवास जो है, उनका पर्यावास है, जो हैबिटाट है, उसका आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों, पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध है, और हथियारों का इन क्षेत्रों में प्रयोग वर्जित किया गया है। ये नेशनल पार्क हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, वन जीव अभ्यारण्य, ये भी 1972 के तहत गठित किए गए, और ये भी राज्य सरकार गठित करेगी इनको भी। कहाँ, किन क्षेत्रों को, जो क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां पर पर्याप्त जैविकीय, अजैविकीय, भू-आकृतिक समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों को। अब नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेज में। अब दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य ये घोषित कैसे किए जाते हैं, इनको डिक्लेयर करने के क्या नियम है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि राज्य सरकार इसको घोषित करेगी, राज्य सरकार के पास ये शक्ति है। तो ये पहले प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है राज्य सरकार, इनिशियल एक नोटिफिकेशन निकालती है। उसमें ऐसे वन क्षेत्र जो जंतुओं यानी फोना, वनस्पतियों यानी फ्लोरा तथा भूआकृति आदि की दृष्टि से प्राकृतिक महत्व रखते हो, उनके लिए एक नोटिस जारी करती है, उनको असाइन करती है, उनको चिन्हित करती है कि इस क्षेत्र को हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना चाहते हैं। फिर एक फाइनल नोटिफिकेशन निकालती है दोस्तों। प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के बाद क्या करती है राज्य सरकार, संरक्षित किए गए भूमि क्षेत्र, मान लो कर दिया कि ये भूमि क्षेत्र, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है, तो इनिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसके बाद एक अधिसूचना जारी करते हैं और कहते हैं ये जो भूमिखंड है ना, इसको हम राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर देते हैं। और ये याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, इसमें जो ये वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके सभी नियम इस क्षेत्र में लागू होंगे। ये राज्य सरकार ऐसा डिक्लेयर करती है। और दोस्तों वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है ना, अभी हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, इसकी परमिशन लेना बहुत आवश्यक है, इसकी अनुमति की आवश्यकता होती है दोस्तों। और अगर मान लीजिए इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र को ये अभी देखा हमने, इसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर रहे हैं, इसमें सपोज कीजिए कोई जलीय तंत्र भी है, कोई वाटर इकोसिस्टम है, तो भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड है एक, भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड, इसकी परमिशन भी फिर लेना आवश्यक हो जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। घोषित करने से पहले नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की परमिशन लेना आवश्यक है, वहां पर जलीय पारितंत्र है तो भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, अब केंद्र सरकार इसमें क्या करता है, केंद्र सरकार का भी रोल है इसमें। केंद्र सरकार क्या रोल है दोस्तों, अगर राज्य सरकार किसी क्षेत्र का हस्तांतरण करती है तो केंद्र सरकार भी ये अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकती है, ठीक है। अब बस ये इतना था याद रखना, केंद्र सरकार का इतना ही रोल है। अब इनका जो सीमा क्षेत्र है, यानी कि इनके बॉर्डर में कुछ चेंज करना हो, ये जो क्षेत्र अभी देखा था नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मान लो ये इतना बड़ा है, इसका बॉर्डर चेंज करना हो, कुछ इसकी जो टोटल एरिया है उसको घटाना हो, बढ़ाना हो, तो ये कैसे किया जाएगा ये भी देखिए दोस्तों। सीमाओं में परिवर्तन करते समय ना, वही सेम जो वन्यजीव बोर्ड है उसकी अनुमति बहुत आवश्यक है, उसकी अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार को। और दूसरा, इनकी सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बाद ही किया जाएगा, यानी अनुमति लेंगे, वो अनुमति देगा, उसके बाद ही कर सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीमाओं में जो परिवर्तन आप करोगे ना, तो राज्य विधानमंडल जो है, राजस्थान का हो, जिसका भी राज्य विधानमंडल है, उसमें एक संकल्प पारित करना होगा कि हम इस नेशनल पार्क का सीमा या बॉर्डर में चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए राज्य विधानमंडल में एक संकल्प पारित करना होगा। ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इनके कुछ स्थापना के नियम है, इनको कैसे घोषित किया जाता है और इनमें अंतर क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब एक सवाल है, आप बताइए खुद ही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखना सही नहीं है। पहला कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान उसकी प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के लिए है, ठीक है। ये तो राज्य विधायक द्वारा प्रस्ताव पारित किए बिना जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये भी सही है, अभी तुरंत देखा है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक राज्य विधानमंडल एक संकल्प पारित नहीं कर देगा। दूसरा, वन्यजीव अभ्यारण्यों में लोगों को पशु चराने जैसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं, ये दोस्तों गलत है, कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं।
वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्रों के सीमांकन के संदर्भ में ये फैक्ट याद रखिएगा, जिलाधीश के पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा था दोस्तों कि ये फैक्ट्स आपको पता हो। चौथा फैक्ट बिल्कुल याद रखिएगा, इनके सीमांकन के लिए ना जिलाधीश जो होता है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसकी तैयारी आप कर रहे हो बनने की, उसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही नहीं है तो पूछा है सी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज पर्यावरण दिवस है, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, आपका तो प्रीलिम्स आने वाला है। ठीक है, गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।